रजत की बात सुनकर वहां मौजूद महिमा एक बार फिर उसके जज्बातों को समझने की कोशिश करने लगी। उसने मन में सोचा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि राज मुझसे कुछ कहना चाहता है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी महाबलेश्वर के पास एक मंदिर के सामने जाकर रुक गई। विशाल अपने पास बैठी अदिति को बोला, आ गया माता रानी का मंदिर। उसकी बात सुनकर अदिति ने पीछे पलटकर रजत से कहा, चलो राज, हम माता रानी की मंदिर चलते हैं, क्या पता वही हमारी कुछ मदद कर दे, है ना। चलो कहते हुए वो गाड़ी से उतर पड़ी। विशाल भी गाड़ी से उतर गया। महिमा ने गाड़ी का डोर ओपन किया और उतरने के पहले उसने एक नजर अपने पास बैठे रजत पर डाली, जो कि उसे ही देख रहा था। जब दोनों की नजरें आपस में टकराई तब महिमा ने नजरें चुराते हुए उसे आने का इशारा किया। रजत मन में सोचने लगा, पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, क्यों मेरे जज्बात मेरे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, और मुझे पता है इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं। वो सोच ही रहा था कि विशाल विंडो लॉक करते हुए बोला, राज, ख्यालों में डूबे हुए हो, आ जाओ। उसकी बात सुन रजत ने स्माइल किया और गाड़ी से बाहर निकल आया। सारे लोग मंदिर की ओर जाने लगे। महिमा मंदिर के बाहर रुककर प्रसाद खरीदने लगी। रजत भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। महिमा ने प्रसाद उसकी ओर पास करते हुए कहा, लो रजत, माता रानी को चढ़ाना। उसकी बात सुन रजत नजरें मिलाते हुए कहा, मेरी तरफ से तुम चढ़ा दो ना प्लीज। कहते हुए रजत ने अपने पॉकेट से पैसे निकाले और दुकान वाले से इशारे से पैसा पूछा। दुकान वाला बोला, 100 रुपए हुए साहब। रजत ने दुकान वाले को पैसे दे दिए। दुकान वाले ने महिमा की ओर देखकर कहा, मैडम जी, आपने सुहाग का कोई भी सामान नहीं खरीदा है, सुहाग का सामान भी चढ़ा दीजिए। कहते हुए उसने सामने खड़ी रजत की ओर देखकर इशारा किया, आपके पति की लंबी उम्र होगी। उसकी बात सुन महिमा कुछ बोलती कि इसके पहले ही रजत बोल पड़ा, भैया जी, हमने प्रसाद ले लिया है, वो सारे सामान हम अगली बार चढ़ाएंगे। बोल उसने महिमा पर नजर डाली। महिमा उसकी बात सुन उसे गौर से देखने लगी। उसने अपनी मिस नॉन स्टॉप की ओर देखा और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करने लगा। फिर बगैर कुछ बोले मंदिर की सीढ़ियों की ओर चला गया। उसके जाने के बाद महिमा मन में सोचने लगी, मुझे क्या होता जा रहा है, क्यों इसकी नॉनसेंस बातें भी मुझे अच्छी लग रही हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि राज वाकई में मुझे पसंद करता है। वो सोच ही रही थी कि इसी दौरान अदिति उसके पास पहुंचकर बोली, माही, चल मंदिर के अंदर चले, तभी तो माता रानी हमारी सुन पाएंगी। कहते हुए महिमा का हाथ पकड़कर मंदिर के अंदर दाखिल हुई, जहाँ पहले से ही विशाल और रजत मौजूद थे। मंदिर के अंदर पहुंचकर माता रानी के सामने रजत हाथ जोड़कर सर झुकाए खड़ा था। महिमा भी पुजारी को प्रसाद देकर ठीक उसके पास में आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। लेकिन आज उसकी नजरें माता रानी पर नहीं बल्कि अपने पास खड़े रजत पर थी, जो कि चुपचाप सर झुकाए हाथ जोड़े खड़ा हुआ था। महिमा उसे चुपचाप जी भरकर देखना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अब ये पल उसे मुश्किल से ही मिलने वाला था। महिमा उसे देख ही रही थी कि अचानक रजत ने अपनी आंखें खोल दी और अपने पास खड़ी महिमा की ओर देखा। उसके ऐसा करते ही महिमा ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन रजत ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। स्माइल कर रजत उसे देखने लगा। इसी दौरान अदिति रजत के पास पहुंचकर बोली, राज, ये लो मन्नत का धागा, इसे उस पेड़ पर अपनी मन्नत कहते हुए बांध दो। कहते हैं साल भर के अंदर मन्नत पूरी हो जाती है। रजत ने अदिति से उस धागे को ले लिया और अदिति के साथ मंदिर के पास में बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। उन्हें विशाल और माही भी फॉलो कर रहे थे। रजत ने वहां पहुंचकर महिमा को देखा और उस धागे को पेड़ की डाल पर बांधते हुए मन में कहने लगा, माता रानी, मुझे नहीं पता क्यों मैं मिस नॉन स्टॉप के लिए बेचैन रहने लगा हूँ। शायद मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। अगर ये मेरा प्यार उसके लिए सच्चा है तो मुझे मेरे प्यार से मिला दीजिए। कहते हुए उसने धागा बांध दिया। दूर खड़ी महिमा उसे गौर से देख रही थी। हमेशा बिंदास रहने वाली नॉन स्टॉप बातें करने वाली महिमा रजत से मिलने के बाद बदलने लगी थी। उसमें एक संजीदगी आने लगी थी, जिसका एहसास उसे तो नहीं
लेकिन रजत को जरूर हो रहा था। रजत ने धागा बांध दिया और महिमा के पास आकर खड़ा हो गया। महिमा ने सवालिया नजरों से उससे कहा, क्या मन्नत मांगी तुमने? इसी दौरान वहां अदिति भी पहुंच गई और रजत की ओर देखने लगी। विशाल पहले से ही महिमा के साथ वहां मौजूद था। उसकी बात सुनकर रजत बोल पड़ा, मुझे डर लगता है कि कोई मेरा अपना मेरी मन्नत सुनकर नाराज ना हो जाए। उसकी बात सुनकर अदिति उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, राज, अगर वो तुम्हारा अपना होगा तो तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता। कहो ना, क्या मांगा तुमने? वो महिमा की ओर देखने लगा। महिमा मुस्कुराकर उसकी ओर ही देख रही थी। उसने अदिति के सवाल पर जवाब दिया, एसी, कभी कभी हमारे शब्दों से भी लोग रूठ जाते हैं, इसीलिए चुप रहना ही अच्छा होता है। वहां मौजूद महिमा बोल पड़ी, राज, तुम्हें तुम्हारी बनाई हुई दुनिया से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए और तुम खुद ही सारी चीज सोचकर डिसाइड कर लेते हो। कुछ चीजें तुम्हें लोगों पर भी छोड़नी चाहिए। उसकी बात सुन रजत बोल पड़ा, सचमुच माही, अगर मैं कहूंगा तो कोई नाराज तो नहीं होगा? उसकी बात सुन महिमा रजत के पास खड़ी अदिति की ओर देखने लगी। अदिति और विशाल भी कुछ हैरान से थे। उसकी बात सुन महिमा ने नहीं में सर हिला दिया। रजत ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने माता रानी से मांगा, अगर मेरे जज्बातों में जरा भी सच्चाई है तो मेरे जज्बात पूरे होने चाहिए। बस और कुछ नहीं। इतना बोलकर वो मंदिर के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद महिमा कुछ सोचती हुई वहीं खड़ी रही। वहां मौजूद विशाल और अदिति महिमा की ओर देखकर एक सौ में बोल पड़े, सचमुच बंदा लाजवाब है माही। अदिति महिमा की ओर देखकर बोली, जब तक तू उसे ग्रीन सिग्नल नहीं देगी, बेचारी की हिम्मत कैसे पड़ेगी तुझे अपने दिल की बात बताने की? वहां मौजूद विशाल भी अदिति के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, यार माही, सही कह रही है, मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। उनकी बात सुन महिमा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, मुझे ना प्यार शब्द से ही डर लगता है। प्यार मेरे बाबा ने भी मेरी माँ से किया था, लेकिन क्या हुआ? बोल वो चुप हो गई। उसकी बात खत्म होते ही विशाल उसे समझाते हुए बोला, माँ के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन सारे मर्द एक से नहीं होते और राज कुछ अलग है। उसकी बात खत्म होते ही वहां मौजूद अदिति भी बोल पड़ी, हाँ माही, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर तुझे कुछ डाउट है तो बेशक तू राज को समझने के लिए थोड़ा वक्त और ले ले, लेकिन हमारी मान बंदा बहुत अच्छा है। कहते हुए अदिति ने मंदिर के अंदर खड़े रजत पर नजर डाली। रजत दूर से उनकी ओर ही देख रहा था। विशाल गहरी सांस लेते हुए बोला, लेट्स गो गाइस, हमें महाबलेश्वर के लिए भी निकलना है, वरना प्यार इश्क मोहब्बत की बातें करने में हमारा टाइम निकल जाएगा। बोलकर वो वहां से रजत को लेकर कार के पास चला गया। महिमा अदिति के पास वहां पहुंची। एक बार फिर उन्होंने महाबलेश्वर के लिए अपना सफर शुरू किया। रजत कार की विंडो से बाहर की ओर देखकर सोच रहा था, मुझे लगता है माई थोड़ा वक्त चाहती है और ठीक भी है। इसी दौरान अदिति ने पीछे पलटकर चुप बैठे रजत और महिमा की ओर देखा और बोला, हम लोग इतने शांत क्यों बैठे हैं? और माही, तुझे क्या हो गया है? लग ही नहीं रहा कि हमारी माही हमारे साथ है। तू कब से इतनी शांत हो गई? कहते हुए अदिति ने महिमा की ओर देखा। महिमा ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, क्योंकि अभी अभी किसी महापुरुष ने कहा है, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं, बस इसीलिए चुप थी। उसकी बात सुन वहां मौजूद रजत स्माइल करते हुए उसकी ओर देखने लगा और बोला, लेकिन आप बात करते हुए ही अच्छी लगती हैं। महिमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्माइल कर दिया। रजत ने सामने बैठी अदिति की ओर देखकर कहा, क्या बात है, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में देखकर कोई शेरो शायरी याद नहीं आ रही है? अदिति बोली, बिल्कुल याद आ रही है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो अर्ज फरमाइए। रजत ने हाँ में सर हिला दिया। उसने संजीदगी से कहना शुरू किया, दिन का समय और समुंदर सा इश्क, डूबने का डर और डूबना ही इश्क। बोलकर वो पास बैठे रजत और महिमा की ओर देखने लगी। उसकी संजीदगी उसकी आंखों में दिख रही थी, जिसे रजत और महिमा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो रहे थे। लेकिन ना जाने क्यों महिमा अपने दिल में आए जज्बातों को अपने काबू में रखना चाहती थी। कहीं ना कहीं उसे रजत की अच्छाइयाँ अच्छी लगने लगी थी।
लेकिन कुछ अनजाना सा डर होने की वजह से वो खुद को उसकी इश्क गिरफ्त से बचाना चाहती थी, जिससे उसकी सबसे अच्छी दोस्त अच्छी तरह से समझ रही थी। एक अजीब सी खामोशी हो गई थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए रजत बोल पड़ा, हम महाबलेश्वर पहुंच चुके हैं, चलो एक ग्रुप सेल्फी लेंगे। विशाल बोल पड़ा, ओह यस, महाबलेश्वर आ गया है। इस एसी के चक्कर में आज रास्ते का पता ही नहीं चला। अदिति ने मुस्कुरा दिया। कुछ दूरी पर विशाल ने अपनी कार रोक दी और पीछे पलटकर रजत और महिमा से बोल पड़ा, यहाँ इस हिल पर हम चलते हैं, यहाँ से साउंड एको होता है, चलो हम भी वहाँ चले। बोल वो अपनी गाड़ी से उतर गया और सारे लोग गाड़ी से उतर एको पॉइंट हिल पर चलते ही गए। विशाल और अदिति अपना कैमरा लेकर एको पॉइंट का वीडियो बनाने लगे और हर बार की तरह रजत और महिमा एक दूसरे के साथ ही रह गए। रजत महिमा से बोला, चलो हम भी उस पॉइंट पर सेल्फी लेते हैं। महिमा ने अपने मन में सोचा, मैं क्यों राज की ओर खींची चली जा रही हूँ, मुझे खुद को संभालना होगा, मैं प्यार में नहीं पड़ सकती। रजत उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। महिमा ने उससे नजरें चुराते हुए कहा, राज मैं काफी थक गई हूँ, क्या हम बैठ सकते हैं? उसकी बात सुन रजत ने हाँ में सर हिलाया और वहीं पास में बनी छोटी सी टपरी की ओर इशारा कर बोला, चलो वहाँ बैठते हैं, वहाँ की पकौड़ियाँ बहुत फेमस है। महिमा ने हाँ में सर हिलाया और वो दोनों उसी टपरी की ओर चले गए। महिमा चेयर पर बैठ गई और रजत टपरी वाले से गरम पकोड़े और चाय लेने लगा। चेयर पर बैठी महिमा एको पॉइंट हिल की हरी भरी वादियां देख रही थी और कोहरे से ढकी हुई ग्रीनरी आंखों को बेहद सुकून दे रही थी। इसी दौरान रजत उसके पास पहुंचा और उसे प्लेट पास करते हुए बोला, गरम गरम पकौड़ियाँ। महिमा ने स्माइल करते हुए उसे प्लेट ली। रजत भी अपनी प्लेट लेकर उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। महिमा ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन पकौड़ियाँ गर्म होने की वजह से रजत को खाते नहीं बन रहा था। सामने बैठी महिमा उसे देखकर हंस पड़ी और अपनी चेयर उसके करीब लाकर बैठ गई और उसे अपने हाथों से पकौड़ियाँ खिलाती हुई बोली, राज मैं तुम्हें खिलाती हूँ। कहते हुए उसने बहुत संभल कर रजत को अपने हाथ से पकौड़ियाँ खिलाई। उसकी इतनी करीबी रजत को हमेशा की तरह सुकून दे रही थी और उसे खुद के लिए महिमा की आंखों में कैर देखना उसे भी अच्छा एहसास दे रहा था। कहाँ महिमा खुद को रजत से दूर करने की सोच रही थी और उतना ही उसके और करीब हुए जा रही थी। महिमा अब भी अपने हाथों से उसे खिला रही थी। इसी दौरान दूर में खड़े वादियों की तस्वीर ले रहे विशाल और अदिति की नजर उन पर पड़ी। विशाल ने अदिति से कहा, उधर देख। कहते हुए विशाल ने महिमा और रजत की ओर इशारा किया। उनकी ओर देखकर अदिति ने अपना कैमरा महिमा और रजत की ओर कर दिया और उनकी ढेर सारी तस्वीरें उसने अपने कैमरा पर कैद कर ली। ये देख विशाल अदिति से बोला, यार राज ने माही के दिल में अपने लिए जगह बना ही ली है। अब माही कितना भी कोशिश कर ले उसे निकाल नहीं सकेगी। वहां मौजूद अदिति ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ यार, अब माही चाहकर भी खुद को राज से दूर नहीं कर सकेगी। उनकी बातचीत से अनजान महिमा और रजत एक दूसरे की नजरों में खोए हुए थे। कुछ सोचकर रजत ने महिमा से कहा, माही तुम इस तरह मुझे अपने हाथों से खिलाकर मेरी आदत बिगाड़ रही हो। उसकी बात सुन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अभी उसे अपने हाथों से ही खिला रही थी। रजत भी स्माइल करते हुए उसे देख रहा था कि इसी दौरान रजत का मोबाइल बजा। मोबाइल का रिंग सुनकर रजत ने सोचा, अगर इस रॉन्ग टाइमिंग वाले निशांत का कॉल हुआ ना, बाय गॉड मैं इसकी जान ले लूंगा। सोचते हुए उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला और फोन सनाया का था। उसका नाम डिस्प्ले होते देख रजत अपने एकदम करीब बैठी महिमा को एक्सक्यूज मी बोला और कुछ दूर में जाकर फोन रिसीव किया। उसका ऐसा करना महिमा को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। उसने मन में सोचा, आखिर ऐसा किसका कॉल आ गया जो बात करने के लिए मुझसे दूर जाना पड़ा। और उधर रजत के फोन रिसीव करते ही शनाया बोल पड़ी, हाय राज कहाँ हो तुम? उसकी बात सुन रजत बात बनाते हुए बोला, बस यार कुछ बिजनेस डील के लिए बाहर आया हुआ था। उसका रिप्लाई सुन शनाया ने मन में सोचा, लेकिन अमित ने मुझे बताया कि राज हॉलिडे के लिए जा रहा है।
मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? उसे वो सोच ही रही थी कि इसी दौरान रजत बोल पड़ा, तुम कैसी हो शनाया? इस पर उसने थोड़ा रूखेपन से रिप्लाई किया, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। आई एम सॉरी। उसकी बात सुन रजत जोर से हंस पड़ा और बोला, शनाया तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम सॉरी बोल रही हो? ये बोलकर एक बार फिर थोड़ा जोर से हंस पड़ा और दूर बैठी महिमा की नजर रजत पर थी। उसे फोन पर यूं हंसते हुए बात करते देखकर उसे बहुत जलन हो रही थी। वो सोचने लगी, आई थिंक मेरा ही मानना सही है, प्यार वगैरह कुछ नहीं होता। पता नहीं फोन पर किससे इतना हंस हंस कर बात कर रहा है और यहाँ मुझे चांस मारने में लगा हुआ है। ये सोच वो जलन भरी नजरों से फोन पर बात कर रहे रजत को दूर से नोटिस कर रही थी। क्या रजत और महिमा की कहानी कोई नया मोड़ लेगी?